इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑबिचुअरी का मतलब होता है शोक समाचार। अक्सर ऑबिचुअरीज को न्यूज़पेपर के अंदर और मैगजीन्स के अंदर पब्लिश किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया, उसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, अक्सर उनके अचीवमेंट्स, उनके अच्छे कर्मों को ऑबिचुअरी के अंदर जगह दी जाती है। लेकिन एक यहाँ पे गौर करने वाली बात यह होगी कि व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जितना सक्सेसफुल होता है, जितना प्रतिष्ठित होता है, उनकी ऑबिचुअरी भी उतनी बड़ी होती है। वहीं दूसरी ओर इसका अपोजिट भी बिल्कुल सच है। अगर कोई व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति मर जाता है तो शायद उनको ऑबिचुअरी कॉलम के अंदर 1 से 2 ही लाइनें मिल जाएंगी, सिर्फ फलाना XYZ व्यक्ति इस गांव के रहने वाले, इनकी मृत्यु इस उम्र में हो गई और हम इसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं, बस इतना ही लिखा जाएगा। जबकि अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनकी मृत्यु होती है तो ऑबिचुअरी काफी लंबी चौड़ी हो सकती है कि इनकी इस वजह से मृत्यु हुई, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अचीव किया था, इनका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, इनके पीछे कौन कौन रह गया। ऐसा काफी कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी ऑबिचुअरी में लिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस पोएम के अंदर हम ऑबिचुअरी पढ़ने वाले हैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति की, जो अपनी जिंदगी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट तरीके से गुजारने के बाद मृत्यु पा चुके हैं। और इस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक जक्सटापोजिशन देख रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया। भले ही उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कुछ गलत काम किए हो सकता है उनके कुछ फैसले गलत रहे हो, लेकिन मृत्यु के पश्चात अक्सर हम लोगों के अच्छे कर्मों के ऊपर, उनके अचीवमेंट्स के ऊपर ही फोकस किया करते हैं। लेकिन ये हुई बाहर की बात। लेकिन एक बेटा जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उस बेटे के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं, इनके ऊपर ये पोएम फोकस कर रही है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समराइज करके देखते हैं कि इस पोएम में से हम हमारी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, इस पोएम की शुरुआत तब हो रही है जब ऑथर के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और वो कहते हैं, फादर when he passed on left dust on table of papers। वो कहते हैं जब पिताजी पास ऑन हो गए, जब वो गुजर गए, तो उनके पीछे वो क्या छोड़कर गए हैं, तो टेबल के ऊपर कागज है, टेबल के ऊपर पेपर्स हैं जिनके ऊपर अभी डस्ट जमा हो रही है, धूल जमा हो रही है। लेफ्ट डेट्स एंड डॉटर्स, साथ ही साथ वो उनके पीछे डेट्स छोड़कर चले गए हैं, कर्जे छोड़कर चले गए हैं, और डॉटर्स, उनकी लड़कियां यानी स्पीकर की बहनें अभी भी पीछे छोड़कर चले गए। इसका मतलब है वो बिन ब्याही है, अनमैरिड बहनें हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पिताजी की मृत्यु के बाद स्पीकर के ऊपर 2 जिम्मेदारियां आ गई। पहले तो उनके पिताजी ने जो बिना चुकाए हुए कर्जे हैं ये उनको चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर ऐसा है कि अगर पिताजी ने कुछ कर्जे बिना चुकाए छोड़ दिए हैं तो उनके वारिस को वो चुकाने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है वो यहाँ पे वारिस है तो उनको उनके पिताजी ने जो कर्जे नहीं चुकाए वो चुकाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो बिन ब्याही लड़कियां हैं घर की, उनकी जिम्मेदारी भी अभी स्पीकर के ऊपर आ गई है। तो ये दोनों ही केस में उनके ऊपर अभी फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है। साथ ही साथ अब बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम, और साथ ही साथ पिताजी की मृत्यु के बाद वो अपने पीछे एक पोता छोड़कर चले गए, ग्रैंडसन छोड़ के गए हैं, जिस ग्रैंडसन का नाम उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। हमारे हिंदू कल्चर के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर हम अक्सर अपने पिताजी के नाम के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखते हैं एज अ मार्क ऑफ ट्रिब्यूट, एक रिस्पेक्ट के तौर पर हम ऐसा करते हैं। लेकिन इस केस में नाम किस तरह से रखा गया था, बाय टॉस ऑफ अ कॉइन। हो सकता है कि 2 नामों के बीच में कंफ्यूजन था कि अपने पिताजी के नाम के ऊपर उनका नाम रखे या किसी और के नाम के ऊपर। तो टॉस किया गया और टॉस के बाद उनके बच्चे का नाम या स्पीकर के बेटे का नाम उनके पिताजी के नाम के ऊपर रखा गया, जिससे हमें पता चलता है कि स्पीकर मैरिड है और उनका एक बेटा भी है। साथ ही साथ अब उनके ऊपर अपनी खुद के परिवार की तो जिम्मेदारी है ही, उनके ऊपर पिताजी के अनपेड कर्जे की भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ
उनकी बहनें बिन ब्याही है, अनमैरिड बहनें हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो ऐसे में एक परिवार, उसकी पूरी जिम्मेदारी अभी स्पीकर के ऊपर आ चुकी है। वो कहते हैं अ हाउस दैट लीन्स स्लोली थ्रू आवर ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। और वो अपने पीछे एक घर छोड़कर गए हैं, एक मकान छोड़कर गए हैं, और ये मकान ऐसा है कि ये लीन हो रहा है। लीन होने का मतलब झुकना। अबे झुक क्यों रहा होगा कोई घर? क्योंकि वो कमजोर हो गया है। घर ऐसा है जो कमजोर हो गया है। वो कमजोर क्यों हो गया है? क्योंकि वो जैसे जैसे ऑथर बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे थे, वैसे वैसे कितने ही सालों से वो पुराना घर है। और अब उनके घर के पीछे के यार्ड के अंदर जो कोकोनट ट्री है, जो नारियल का पेड़ है, उसके ऊपर वो लीन कर रहा है, उससे जाकर वो टिक गया है। अब ये 4 लाइनों का एक फिजिकल मतलब तो ये हो गया कि उनका घर बहुत पुराना है और उस घर को मरम्मत करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। इसी वजह से कई सालों से वो उसी पुराने घर के अंदर रह रहे हैं। तो इससे हमें उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही मिडिल क्लास है, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। दूसरी चीज़ भी हमें ये पता चलती है कि लीन ऑन, किसी के ऊपर लीन ऑन करने का मतलब होता है, झुकने का मतलब होता है आप किसी और से सहारा ले रहे हो। जैसे कि प्रीवियस स्टांजा के अंदर डेट्स का उल्लेख किया गया है, डेट्स यानी कर्जों का उल्लेख किया गया है। तो किसी के ऊपर जब हम आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो उसका भी अर्थ हम लीन ऑन करना इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे वो कहते हैं बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रिमेशन एज बिफोर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी बर्निंग टाइप के थे। तो बर्निंग टाइप के होने के इस शब्द का अर्थ हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला अर्थ है कि वो जलने वाले व्यक्ति थे, हो सकता है वो और लोगों के ऊपर जलते थे, तो इस तरह से पहला मीनिंग हो सकता है। दूसरा मीनिंग हो सकता है, अक्सर हम आग को गुस्से के साथ अटैच करते हैं, तो हो सकता है वो गुस्सैल व्यक्ति थे। तो दोनों ही केस में अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि वो एक बर्निंग टाइप के व्यक्ति थे और इसीलिए वो प्रॉपरली बर्न हो गए। यहाँ पे वो उनकी अंतिम विधि के बारे में कह रहे हैं कि जब उनके अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उस वक्त उनके पिताजी अच्छे से जल गए। एट द क्रिमेशन के वक्त यानी अंत्य विधि के वक्त वो अच्छे से जल गए एज बिफोर, जैसे वो पहले जला करते थे अब भी वो वैसे ही जल गए। इजीली एंड एट बोथ एंड, वो इजीली एकदम आराम से जल गए, यानी उनको जलाने में, उनके अंत्य विधि करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, वो इजीली उनके अंतिम संस्कार हो गया। एंड एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से, सिर के ऊपर से भी और पैर के ऊपर से भी वो पूरी तरह से अच्छे से इजीली जल गए। लेफ्ट हिज आई कॉइन्स, और जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो पीछे क्या क्या छूट गया, पीछे क्या क्या लेफ्ट रह गया, उसके बारे में वो कहते हैं उनके आई कॉइन्स। दोस्तों हमें पता है जब हिंदू कल्चर के अंदर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है तो उनके आंखों के ऊपर कॉइन्स रखे जाते हैं, सिक्के रखे जाते हैं। इसके पीछे कुछ न कुछ मान्यता होती है। तो वो कहते हैं जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो जो उनके आंखों के ऊपर रखे हुए कॉइन्स थे, वो कॉइन्स, वो सिक्के अभी पीछे रह गए हैं इन द एशेस, जो राख है वो राख के अंदर वो सिक्के उनको मिले हैं। दैट डिड नॉट लुक वन बिट डिफरेंट, साथ ही साथ वो सिक्के कुछ भी अलग नहीं दिख रहे थे या फिर अभी वो पहचान में नहीं आ रहे थे, क्योंकि हो सकता है आग के कारण वो सिक्के थोड़े थोड़े झुलस गए थे, जल गए थे। सेवरल स्पाइनल डिस्क, और साथ ही साथ राख के अंदर उन्हें उनके स्पाइनल डिस्क देखने को मिले। स्पाइनल डिस्क यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर की जो हड्डियां होती है वो काफी मजबूत होती है, इसलिए जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अक्सर वो पूरी तरह से नहीं जलती और उसके कुछ हिस्से बिना जले ही रह जाते। हम इनको अस्थियां कहते हैं। तो वो कहते हैं कुछ अस्थियां पीछे बच गई हैं जो कि रफ है, खुरदरी सी है। सम बर्न टू कोल, और कुछ अस्थियां ऐसी है, कुछ हड्डियां ऐसी है जो एकदम कोल के समान जल चुकी है, कोयले के समान जल चुकी है। फॉर सन्स टू पिक जिंजरली एंड थ्रो एज द प्रेस सेड, और फिर अब ये बच्चों का काम है कि वो अस्थियों को एकत्रित करे, अस्थियों को जमा करे जिंजरली। यहाँ पे जिंजरली का मतलब है स्लोली स्लोली, एकदम आराम से वो अस्थियों को उठाए। तो ये जिंजरली इस शब्द से हमें पता चलता है, भले ही स्पीकर के मन में ये आ रहा है कि अब पिताजी की मृत्यु हो गई और उनके बाद फाइनेंशियल बर्डन पूरा का पूरा उनके ऊपर आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में दुख भी है, सैडनेस भी है
ये हमें जिंजरली इस शब्द से पता चलता है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे अस्थियों को उठा रहे हैं। एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड, और फिर हमें पता है कि हिंदू कल्चर के अंदर एक बार जब अस्थियां जमा कर ली जाती हैं तो उन अस्थियों को विसर्जित करना होता है, थ्रो करना होता है। जैसे प्रेस्ट कहते हैं, प्रेस्ट यानी कि ब्राह्मण, जैसे कि पुजारी या पंडित कहते हैं, ठीक उसी तरह से उन अस्थियों का विसर्जन करना होता है, उसकी भी एक क्रिया होती है। तो वो कहते हैं एज द प्रीस्ट सेड फेसिंग ईस्ट वेयर 3 rivers मेट नियर द रेलवे स्टेशन। और जैसे कि प्रेस्ट ने कहा, पुजारी ने कहा, ठीक उसी तरह से उन्होंने उनकी अस्थियों को विसर्जित किया, थ्रो किया ईस्ट दिशा की, पूर्व दिशा की तरफ फेस करके, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके, चेहरा करके उस दिशा में। क्योंकि उस तरफ 3 नदियों का संगम हो रहा था, जहां पे रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के पास 3 नदियों का संगम होता है और रेलवे स्टेशन की दिशा ईस्ट है। तो ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में मुंह करके उन्होंने अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जित किया, थ्रो कर दिया। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन with his full name and 2 dates to hold in their parenthesis। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक बार जब उनकी अंतिम संस्कार हो गया है और उनकी अस्थि विसर्जन भी कर दिया गया है, तो उसके बाद क्या, तो वो कहते हैं नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन। जैसे कि अक्सर हम करते हैं आज की तारीख में भी, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम से हम उनकी समाधि बनाते हैं और समाधि के ऊपर हम उनका नाम लिखते हैं, फुल नेम लिखते हैं, पूरी तरह से उनका नाम लिखते हैं और उसके ऊपर हम 2 तारीख लिखते हैं। हम लिखते हैं जैसे XYZ व्यक्ति और उनकी जन्म तिथि क्या थी, पहली तारीख होती है उनकी जन्म तिथि की, जन्म इस तारीख को हुआ, और दूसरी तिथि होती है मृत्यु की तारीख। तो यहाँ पे उनकी समाधि के बारे में कहते हैं कि उनकी समाधि नहीं बनाई जाएगी। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन, यानी कि ऐसा कोई समाधि या कोई स्मृति चिन्ह उनके लिए नहीं बनाया जाएगा जिसके ऊपर उनका पूरा नाम लिखा होगा और उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख लिखा होगी। टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस, जैसे कि अक्सर उनके जन्म और मृत्यु की तारीख इस तरह से पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं, जन्म इस तारीख को और मृत्यु दूसरी तारीख को। तो इस तरह से उनका कोई समाधि या स्मृति चिन्ह नहीं बनाया जाएगा। एवरीथिंग ही डिड नॉट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ। और इसके पीछे वो सोच रहे क्यों ऐसा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर भी ऐसा कर नहीं पाए हैं, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। वो सोच रहे हैं कि उनके पिताजी एक इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ मैनेज नहीं किया है। लाइक हिज सिजेरियन बर्थ, वो कहते हैं कि उनके पिताजी का जन्म सिजेरियन बर्थ से हुआ था। आपको पता है सिजेरियन बर्थ का मतलब होता है जब नेचुरल बर्थ नहीं हो पाता तो अक्सर ऑपरेट करके बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो उनके पिताजी का जन्म सिजेरियन से हुआ था। यहाँ पे सिजेरियन ये शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि इससे वो जताना चाहते कि उनके पिताजी ने जन्म लेते वक्त भी कोई स्ट्रगल नहीं की थी, वो बस सिजेरियन के थ्रू बाहर निकल आए थे, उनका जन्म सिजेरियन से हो गया था। इन ब्राह्मीण गेटो, एक ब्राह्मीण बस्ती के अंदर, ब्राह्मीण गेटो का मतलब होता है ब्राह्मीण बस्ती, तो उनके पिताजी एक ब्राह्मीण थे, ब्राह्मीण बस्ती के अंदर उनका जन्म हो गया था सिजेरियन मेथड से। एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट। ना उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए जन्म लेते हुए उन्होंने कोई स्ट्रगल की थी, ना उनके मृत्यु में भी कोई स्ट्रगल हुई। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उनकी मृत्यु जब हुई तो वो हार्ट फेलियर से हुई, फ्रूट मार्केट में आसानी से उनकी मृत्यु हो गई, उनका जन्म भी आसानी से हुआ था। तो इस तरह से उनकी जिंदगी इनसिग्निफिकेंट थी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या समाधि बनाना, कुछ ऐसा वो यहाँ पे इम्प्लाई कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। बट समवन टोल्ड मी, यहाँ पे वो करें लेकिन किसी ने मुझे कहा कि he got 2 lines in an inside column of a Madras newspaper। अब यहाँ पे वो करें उन्हें किसी ने बताया कि उनके पिताजी यानी ही उनके पिताजी की मृत्यु के ऊपर 2 लाइनों की ओबिचुरी लिखी गई है। किसके अंदर? मद्रास के एक न्यूज़पेपर के इनसाइड कॉलम के अंदर उनके पिताजी की ओबिचुरी 2 लाइंस के अंदर लिखी गई है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जितना इंपॉर्टेंट होता है, उनकी ओबिचुरी भी उतनी बड़ी होती है। तो इनके पिताजी एक मिडिल क्लास व्यक्ति थे। इनके ऊपर मद्रास के एक न्यूज़पेपर ने, जो कि सोल्ड बाय किलो, जिसको किलो के भाव में बेचा जाता था, एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट हॉकर्स, ऐसे न्यूज़पेपर, एक इनसिग्निफिकेंट से न्यूज़पेपर के अंदर, कहने का अर्थ क्या हुआ, एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसे किलो के भाव से बेचा जाता है, जस्ट 4 वीक के बाद
स्ट्रीट हॉकर्स, जो रास्ते में सब्जियां भेजने वाले व्यक्ति हैं, कुछ सामान बेचने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें स्ट्रीट हॉकर्स कहा जाता है। तो रास्ते में बेचने वाले लोगों को किलो के दाम से बेचा जाने वाला जो न्यूज़पेपर है, उसके अंदर उनकी 2 लाइन की ऑबिचुरी लिखी गई है। Who sell it in turn to the small groceries where I buy salt। और वो कहते हैं कि जहाँ पे उस न्यूज़पेपर को बेचा जाता है वो न्यूज़पेपर का उपयोग किया जाता है ग्रोसरीज बांधने के लिए। जैसे आज भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो अक्सर न्यूज़पेपर के अंदर भाजी पाला या तरकारी बांध के दी जाती है। और साथ ही साथ वेयर आई बाय साल्ट, जहाँ पे मैं साल्ट खरीदता हूँ, नमक खरीदता हूँ, धनिया कोरिएंडर खरीदता हूँ और जागरी गुड़ खरीदता हूँ, ऐसी जगह पे भी उस न्यूज़पेपर को बेचा जाता है। उस न्यूज़पेपर में रैप करके मुझे कोरिएंडर, धनिया दिया जाता है, जागरी दी जाती है। इन न्यूज़पेपर कोन्स दैट आई यूजुअली रीड। और वो कहते हैं कि अक्सर जब वो मार्केट जाते हैं तो कोन शेप में करके उसके अंदर जागरी लाते हैं, उसके अंदर धनिया लाते हैं, साल्ट लाते हैं। तो अक्सर वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ा करते हैं। अक्सर कई लोगों को आदत होती है कि जब सामान लाते हैं तो बचे हुए न्यूज़पेपर को वो पढ़ते हैं फॉर फन। तो वो कहते हैं कि वो फन के लिए, मजे के लिए वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ा करते हैं। एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दिस ऑबिचुरी लाइन्स। और कहते हैं कि लेटली और आजकल वो इस उम्मीद में, इस आशा के साथ उन न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं कि उनके अंदर उनको वो ओबिचुरी की लाइन्स पढ़ने को मिलेंगी, ओबिचुरी की लाइन मिल जाएंगी। एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज मदर। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब पिताजी चले गए तो उन्होंने और एक चीज पीछे छोड़ दी, वो है लेफ्ट द चेंज्ड मदर। अभी जाहिर सी बात है, हिंदू कल्चर के अंदर ऐसा होता है कि पहले तो सती प्रथा हुआ करती थी कि एक बार अगर पति की मृत्यु हो गई तो बीवी भी उनके साथ साथ सुसाइड कर लेती थी, अपने आप को दहन कर देती थी, जला देती थी। आजकल तो वैसा नहीं होता, लेकिन जब पति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर महिला के अंदर बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद वो चेंज्ड मदर हमको देकर गए हैं, क्योंकि अभी उनकी माँ बहुत ही चेंज हो गई है। हो सकता है भी वो बहुत ज्यादा दुखी रहती होंगी। एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल। और अब पिताजी की मृत्यु के बाद एक और उनके ऊपर बर्डन है कि अब साल में एनुअली उनको रिचुअल करना पड़ेगा। दोस्तों, हिंदू कल्चर के अंदर व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद भी ये कार्यक्रम खत्म नहीं होते। मृत्यु के 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कुछ कार्यक्रम होते हैं। हर एक साल का वार्षिक कार्यक्रम होता है। साल में कभी कभी ऐसे त्योहार आते हैं जहाँ पे हम अपने पुरखों के नाम से कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे त्योहार आते हैं, तो वो कहते हैं मोर देन वन एनुअल रिचुअल अभी वो पीछे छोड़ कर गए हैं। तो ये सारी चीजें स्पीकर के लिए बर्डन है। दोस्तों, इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद हमें हिंदू कल्चर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हमें ऑबिचुरी के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ सुझाव और कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट कर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।